Good morning, everybody. Boys and girls, welcome in virtual class of agriculture. आप लोग बहुत इस कठिन समय में अपने आप को सेफ और सुरक्षित लेके बैठे हो और घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, और जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं उसमें आपने अपने आप को अभ्यस्त कर रखा है और बराबर हम लोग आपको ऑनलाइन क्लासेस में बताए जा रहे हैं, उसको आप बराबर पढ़ रहे हो। ये बहुत ही अच्छी बात है। आप अपने करियर के प्रति जागरूक हैं। दिस इज़ ए वेरी गुड थिंग। अब 21 तारीख से हम आपको यहाँ पे गाइडेंस के लिए बुलाएंगे। उसके बाद में जैसे भी होगा हम आपको जब भी जैसे भी बनेगा वो जो ऑफलाइन क्लास है वो भी चलाएंगे, क्लासरूम क्लासेस। जैसा मैं पहले कह चुका हूँ आपको कि जो कुछ भी आपको नोट्स हमने प्रोवाइड किए हैं उनको अपनी कॉपी में आप उतारिए और याद कीजिए। क्वेश्चन भी आपको मैंने भिजवा दिए हैं, 4 चैप्टर के नोट्स और 4 चैप्टर के क्वेश्चन वगैरह सब भिजवा दिए हैं। अब 5वें चैप्टर के बारे में भी आपको नोट्स और क्वेश्चन भिजवाए जा रहे हैं। ये 6ठा चैप्टर हमारा चल रहा है जिसमें हमने 6 दलहनी फसलें करी है। नहीं, 6 दलहनी नहीं करी है, 6 हमने खाद्यान्न फसलें करी है और 6 दलहनी फसलें हैं जिसकी 6ठी दलहनी फसल है चना। वो हम आज कर रहे हैं, दलहनी फसल चना। दलहनी फसल 6ठी है, वो है चना। ये इम्पॉर्टेंट भी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और ये हमारी रबी फसल है। इसका वानस्पतिक नाम आपको लिखना है। ये कौन से कुल को बिलोंग करता है, कुल का नाम लिखना है। ओरिजिन ऑफ इसका कहाँ से हुआ है, उत्पत्ति केंद्र लिखना है आपको, और इसकी सामान्य जानकारी भी आपको बतानी है कि क्या क्या इसके उपयोग हैं और ये किस प्रकार इसमें कितना कौन सा भाग पाया जाता है। तो वानस्पतिक नाम इसका साइसर एरिएटिनम, साइसर एरिएटिनम। कुल इसका फेबेसी, जिसको हमने पहले लेग्यूमिनोसी कुल में रखा था, लेग्यूम के आधार पे। हिंदी में लिख दीजिए साइसर एरिएटिनम, और कुल इसका लिख दीजिए आप फेबेसी या लेग्यूमिनेसी। लेग्यूम कुल है, फलीदार पौधे हैं, इन सबको हमने लेग्यूम कुल में रखा है। उत्पत्ति केंद्र इसका भारत, इंडिया। सामान्य जानकारी, इसमें 21% तक प्रोटीन पाई जाती है और यह साबुत चने के रूप में और चना दाल के रूप में, कई प्रकार के व्यंजन बनाने के रूप में, और इसकी चार है वो पशु चारे के रूप में काम में ली जाती है। इसकी कैसे खेती करेंगे, खेत की तैयारी, तो आपको मिट्टी का प्रकार मूलना है। मिट्टी का किस प्रकार की मिट्टी में ये उगेगी, उस मिट्टी का पीएच क्या होगा, वार्षिक औसत वर्षा और तापमान, ये 4 चीजें तो आपको सभी फसलों में देखनी चाहिए। और खेत की तैयारी करने से पहले आपको मिट्टी पलटने वाले हल, हैरो
या कल्टीवेटर, इससे एक दो जुताइयाँ करें और जुताइयाँ करने के बाद मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है और मिट्टी को भुरभुरा बनाने के बाद में इसके ढेले तोड़े जाते हैं, पाटा लगा के मिट्टी को समतल किया जाता है। यह ठंडी व शुष्क जलवायु का पौधा है जहां वार्षिक औसत वर्षा 65 से 95 mm है, वहां इसकी खेती की जाती है। हल्की दोमट मृदा जिसका pH 6.5 से 8.5 हो और 35 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस तापमान पर यह फसल फलीभूत होती है या पकती है। तो अच्छे जल निकास वाली दोमट या हल्की दोमट वर्षा मिट्टी, अच्छे जल निकास वाली दोमट या हल्की दोमट, ये मिट्टी इसके लिए सर्वथा अनुकूल रहती है। इस मिट्टी में यदि किसी प्रकार का आपको यूँ लगे और नहीं लगे तो भी प्रिकॉशंस के रूप में हम दीमक के बचाव के लिए क्यूनॉल फॉस काम में लेते हैं। क्यूनॉल फॉस 1.5% या मिथाइल पैराथियन 2.2% ही लीजिए, 25 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से इसका आप छिड़काव करें दीमक के बचाव के लिए इस मिट्टी में। और जुताई के समय आप इसमें चाहें, वैसे हम लोग जो दलहनी फसलें हैं उनमें सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसमें थोड़ा सड़ी गोबर की खाद जिस वक्त आप इसकी जुताई करते हैं तब डाल सकते हैं, अन्यथा देयर इज़ नो नीड, क्योंकि हम इसमें राइजोबियम कल्चर करते हैं ताकि इसमें नाइट्रोजन का यौगिकीकरण हो जाता है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस ही देते हैं, हम इसमें पोटास भी नहीं देते हैं। बीज व बीज उपचार। बीजोपचार आपको ये बताते बताते मैं 6 महीने आपको खाद्यान्न फसलें बताई है और ये 6ठी आपको दलहनी फसल बताई जा रही है। 12 फसलें आपने पढ़ ली है और आपने इससे पहले मैंने एक सामान्य, जब इस पाठ को शुरू किया था तब ये सामान्य मैंने आपको चीज़ें बताई थी और सामान्य चीज़ें बताने के बाद में आपको ये भी बताया था कि इसके अंदर क्या क्या बिंदु जो हैं वैज्ञानिक खेती करेंगे उसके अंदर क्या क्या बिंदु काम में लेंगे। आपको जब हम बीज और बीज उपचार कर रहे हैं तो आपको इसमें मालूम होना चाहिए कि हमारे को क्या क्या काम में आएगा। बीज दर और बीज को उगाने से पहले बीजोपचार, यानी किसी प्रकार का ये 2-3 चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो बीज की दर यानी बीज आप कितना लोगे, बीज आप कितना लोगे, तो 60 से 80 किलो प्रति हेक्टर आपको बीज लेना है। 60 से 80 किलो प्रति हेक्टर बीज लेना है। और बुआई से पहले कीटों तथा दीमक के बचाव के लिए आपको क्लोरोपायरोफास ये कीट साथ में है, इसलिए अदरवाइज आपने क्विनॉल फॉस तो काम में लिया ही है, पहले आपने मिट्टी में डाला है, लेकिन बीज का भी आप उपचार कर लें। ये है आपका 20 EC 80 ml, 20 EC 80 ml प्रति kg, ये आप लेकर के इसका उपचार करें। और उकटा रोग और जड़ गलन रोग के लिए ट्राइकोडर्मा
ट्राइकोडर्मा का भी प्रयोग करते हैं और राइजोबियम कल्चर भी आपको करना ही है। जब आपने ये फसल ली है, कौन सी, लेग्यूम फसल, फलीदार फसल, तो ये लेना है। और ट्राइकोडर्मा या कार्बोनिजम, कार्बोनिजम ये 2 या 2.5 ग्राम प्रति केजी इसका प्रयोग करते हैं। और हम जब फसल को काम में लेते हैं तो हमारा ध्यान इस पर केंद्रित होना चाहिए कि जितनी भी फसल की उन्नतशील किस्में हैं उनको हम काम में लें, तो वो क्या होगा, एक तो हमारे को क्वालिटी बढ़िया देगी और एक हमारे को रोग से बचाव होगा और क्वांटिटी भी ज़्यादा देगी। इसी उन्नतशील किस्मों को काम में लेना है आपको। कौन कौन सी उन्नतशील किस्में? RS10, RS11, उन्नतशील किस्मों में RS10, RS11 और पूसा 209 और उसके बाद में सम्राट। ये उन्नतशील किस्में आपकी हो गई। अब खाद और उर्वरक, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि आपको इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस को काम में लेना है, पोटेशियम तथा हरी खाद आपको या सड़ी गोबर की खाद काम में नहीं लेनी है। तो 15 से 20 किलो इसको ले लीजिए, 30 से 40 किलो इसको ले लीजिए। ये पूरी मात्रा में बुआई के समय दी जाएगी। ये इसका आधा भाग बुआई के समय दिया जाएगा और आधा भाग पुष्पन के समय दिया जाएगा। यानी 15 से 20 लिया है तो 7.5 टन, 7.5 टन खाद उर्वरक ये ही काम लेनी है आपको। अब खरपतवार या निराई गुड़ाई, खरपतवार उन्मूलन, निराई गुड़ाई, ये चैप्टर बहुत लंबा है, 30 फसलें इसके अंदर है। उसके बाद एक फल वाला भी, फलोत्पादन वाला चैप्टर भी है, उसमें 11, 12, 13 फसलें हैं। 13 लगता है कि बहुत बड़ा है, लेकिन ये कॉमन चीज़ें हैं लगभग। इसमें जो भी आपको वेरिएशंस हैं, उस वेरिएशंस को आपको ध्यान में रख करके, अब ये चीज़ें तो यही है और आपसे जानकारी ली जाती है। 4 एक बिंदु देते हैं, परीक्षा में सवाल पूछा जाता है इस पाठ में से। 4 नंबर का बड़ा सवाल इसमें से आता है। फलोत्पादन वाले में भी 4 नंबर का बड़ा सवाल आता है, लेकिन उसमें 4 बिंदु दे दिए जाते हैं। तो मान लो आपको खेत की तैयारी का दे दिया, बीज और बीज उपचार का दे दिया, उन्नतशील किस्म का दे दिया, इस प्रकार से, और 2 डिजीज़ का भी दे दिया। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, है ना। तो खरपतवार उन्मूलन में 15 से 20 बुआई के 15 से 20 दिन बाद, बुआई के 15 से 20 दिन के बाद प्रथम निराई गुड़ाई करते हैं। और प्रथम निराई गुड़ाई में अवांछित फसलें होती है उसको हटा देते हैं, अवांछित फसल। और चलो एक चीज रह गई, बुआई हमने बताई नहीं आपको, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। बीज उपचार और बुआई के बाद इसको बुआई है, ये रह गया मैंने बताना। बुआई में एक तो बुआई का समय और पौधे से पौधे के बीच की दूरी और कतार से कतार के बीच की दूरी और बीज कितना गहरा बोया जाए, ये मैं 4-5 बिंदु जो भी बताता हूँ जिस पॉइंट के अंदर, वो आपको ध्यान में रखना है। तो बीज और बीज उपचार की यदि बात करते हैं तो बीज दर देनी है ध्यान में, बीज उपचार लेना है और बुआई का तरीका लेना है, बुआई का समय लेना है। फिर उसमें पौधे से पौधे के बीच की दूरी क्या रखी जाती है, और उसके अलावा
कतार से कतार के बीच की दूरी क्या रखी जाती है? तो समय का, जैसे कि मैंने बताया, ये रबी की फसल है, तो बुवाई का समय अक्टूबर से नवंबर, यानी चना जो है वो रबी फसल है। तो इसको अक्टूबर और नवंबर में इसको बोल लेते हैं। इसमें पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर। कहाँ लिखा मैंने? ये 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। बीज गहरा आपको डालना है 5 सेंटीमीटर गहरा डालना है, बीज 4 से 5 सेंटीमीटर गहरा डालना है। ठीक है। एक चीज और मैं भूल गया था, अब मेरे को याद आ रही है कि सिंचाई भी रह गई। सिंचाई, ये खरपतवार से पहले हम ले लेते हैं सिंचाई और उसके बाद में ये है खरपतवार। सिंचाई खरीफ की फसल है, तो आपको सर्दियों में इसकी 8 से 10 दिन के अंतराल में सिंचाई करनी है। और इसके अलावा इसकी क्रांतिक अवस्थाएं, बिल्कुल ध्यान में रखो आप कि क्या चीज मैं कह रहा हूं। इसकी क्रांतिक अवस्थाएं, पुष्पन के समय ये तो 8 से 10 दिन के अंतराल, 8 से 10 दिन के अंतराल में। और क्रांतिक अवस्थाएं, बेटा ये चीजें बहुत जरूरी है जो आपको ध्यान में रखनी है। सामान्यतः इसमें पुष्पन के समय और दाना आने के समय। जिसमें दाना आ गया, दाने में दूध आना शुरू हो गया, ये क्रांतिक अवस्थाएं हैं, इसमें आपको ध्यान में देना है। और अब खरपतवार उन्मूलन मैंने बताया कि प्रथम निराई गुड़ाई जो है 15 से 20 दिन के बाद करेंगे। इसमें अवांछित फसलों को है उग रही है तो हटाएंगे, और वांछित फसलें यदि आपका जो अवेन्यू है पौधे से पौधे का, कतार से कतार का, इसमें यदि कोई वांछित पौधा भी है तो इसको भी आप हटा दें। इसके अलावा रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए, रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए फ्लोक्लोरिलिन 1 kg दवा 1000 ml फ्लूक्लोरिलिन या फ्लोक्लोरिलिन 1 kg दवा 1000 ml पानी में घोलकर इसका छिड़काव करना चाहिए। अब पादप व्याधियां यानी पौध संरक्षण, आपको सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि फसल हमारी यदि किसी प्रकार से आपको रोगग्रस्त दिखाई देती है तो आप देखिए कि उसमें किस प्रकार का रोग है। कीट रोग है तो कीट रोग व्याधि कहलाएगा और कीट रोग व्याधि का नियंत्रण कीजिए, और यदि अन्य प्रकार का रोग है तो उस प्रकार से आप उसके साथ ट्रीटमेंट करिए। तो इसमें मोयला रोग, मोयला रोग कीटों में आपने मूंग, मोट, उड़द सभी में रोग देखे हैं, तना छेदक रोग भी था, सब कुछ था। ये चने की पत्तियां को, दानों को चने की पत्तियां को चबा के खा लेते हैं और दाने का दूध इसको काम में ले लेते हैं, जिससे दाना हल्का बनता है और पौधा कमज़ोर होता है। पौधा कमज़ोर और दाना हल्की क्वालिटी का, हल्की गुणवत्ता वाला प्राप्त होता है। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए आपको क्या करना है, मेलाथियन 50 EC और डाइमिथाइट भी काम में ले सकते हैं। मेलाथियन 50 EC या डाइमिथाइट
1 लीटर डाई मिथाइट 1 लीटर दवा, ये 1 लीटर पानी में आप घोलिए और इसका छिड़काव कीजिए ये कीट व्याधि में। बाकी यदि तना छेदक रोग है तो उसके लिए मैंने आपको बताया है, अन्य फसलों में वैसा इसके अंदर आप करें। अब आप अन्य रोग लें। अन्य रोगों में जो भी किसी प्रकार का जैसा भी रोग है, कवक रोग है या जो भी आपको उसमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं, सिम्टम्स के आधार पे आप उस रोग को आइडेंटिफाई कीजिए। तो पहला जो है शुष्क व अन्य रोग लेता हूं मैं। शुष्क विल्गन रोग, ये कवक जनित है, फंगल रोग है, फंगल डिजीज। इसमें तना जो है मुरझा जाता है, पत्तियां पीली पड़ जाती है और इसकी रोकथाम के लिए क्वांटोजिन 8 kg प्रति हेक्टर आप काम में लें तो इस रोग से निदान मिल जाएगा। अनदर रोग छाछिया रोग, ये मिल्ड्यू रोग है, मिल्ड्यू डिजीज। अगेन दिस इज फंगल यानी कि कवक रोग है और इसमें पत्तियों की ऊपरी सतह पर सफ़ेद चूर्णिल संहति बन जाती है और पत्तियों पर इसका प्रभाव से जो पौधा है वो कमज़ोर हो जाता है, जिससे इसमें जो फलियां लगती है वो भी प्रॉपर नहीं लगती है, जो अच्छी प्रकार की अच्छी क्वालिटी की लगनी चाहिए वो नहीं लगती है। इसकी रोकथाम के लिए क्या करें आप, 2.5 kg घुलनशील गंधक, 2.5 kg घुलनशील गंधक या केराथिन का घोल ये काम में लें। छाछिया रोग से इसका काम आपका हो जाएगा, निदान हो जाएगा। आइए कटाई और मड़ाई। अक्टूबर नवंबर में आपने उगाई है, फरवरी तक आपकी कटाई मड़ाई हो जाएगी। ये 2.5 से 3 माह तक पककर तैयार हो जाती है। जब इसकी फलियां पीली हो जाए और झड़ने से पहले इसको काट दें और फिर इसको सुखाकर डंडे से दाने अलगा कर करते हैं। सुखाकर डंडे से पीटकर दाना अलगाना एंड उपज और उत्पादन। आपने ये माथापुड़ी करी, आपने फसल ली, इससे कितना हुआ? तो वर्षाकालीन फसल 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टर आपको प्राप्त होगा। हाँ, वर्षाकालीन फसल। और यदि खरीफ फसल में आपने उसको लिया है, वैसे तो ये रबी की फसल है, लेकिन आप खरीफ फसल में लें तो 8 क्विंटल प्रति हेक्टर। और अब हमारा जो रबी वाला है
हरा चारा 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टर प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका आपको मैं बताऊं आपको इसमें सिंचित क्षेत्र में 8 से 12 और असिंचित क्षेत्रों में कितनी होती है? 15 से 20। सिंचित क्षेत्रों में 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर इसकी फसल होती है। ओके, ज़्यादा इसमें बात नहीं रहती है। पाले का भी यदि आपको लगता है कि इस फसल में कहीं है प्रभाव, तो आप पाले के लिए हल्की सी सिंचाई करें या इसका धुआं दें या फिर सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करें पाले से बचाव के लिए। फली छेदक रोग मैंने आपको बता दिया। अब आपके ये 6 फसलें हो गई है जिसको मैंने लेग्यूम या दलहनी या फलीदार फसलों, फलीदार नहीं लेग्यूम ही कहें, दलहनी फसलों के रूप में इसको काम में लिया है। और अब मुझे आपको तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है तिलहनी फसलें। ये 7 है आपके कोर्स में। देखिए, खाद्यान्न फसलें, सीरियल क्रॉप, ये 6 हैं। क्या है? गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, जवार है, ये बारले या जौ है, और राइस है। ये 6 हो गई आपकी सीरियल क्रॉप्स। और लेग्यूम क्रॉप्स, दलहनी फसलें, ये भी 6 हैं। इसमें उड़द है, मूंग है, मोठ है, चवला है, कैंजनस अरहर है, और आज मैंने आपको बताया ग्राम है। गेहूं, मक्का, बाजरा, जवार, जौ, चावल या धान, उड़द, मूंग, मोठ, चवला, अरहर और चना, ये मैंने आपको सारे बताए हैं। और अब आपका नेक्स्ट जो है वो है तिलहन फसलें, तिलहनी फसलें यानी ऑयल क्रॉप्स। ऑयल क्रॉप्स, तिलहनी फसलें। इसमें 7 फसलें आपके कोर्स में हैं। सबसे पहले ग्राउंड नट यानी मूंगफली, इसको लेंगे हम। मूंगफली के बाद में सरसों को लेंगे, मस्टर्ड, तारामीरा, सूर्यमुखी, सोयाबीन,
मूंगफली, सरसों, तारामीरा, सूर्यमुखी, सोयाबीन, है ना। उसके बाद तिल है, और तिल के बाद एक और रह जाता है एक और पौधा रह जाता है मूंगफली। मूंगफली के बाद में सोयाबीन मैंने लिखा दिया आपको, और तिल भी लिखा दिया, सूर्यमुखी लिखा दिया आपको। कौन रह गया? अलसी रह गया है, अलसी। ठीक है, तो ये आपका लगभग आधे से ज़्यादा चैप्टर हो गया। ये 6 और ये 7, 6 और 6 12 और 7 19 फसलें हो जाती है 30 में से। पीछे 11 छोटी मोटी फसलें और रहती है। तो अब आपको नेक्स्ट टर्न में मैं आपको मूंगफली के बारे में शुरू करूँगा, और इस मूंगफली में हम लोग वही सारे बिंदु काम में लेंगे जो अन्य फसलों में हमने लिया है। उसके वानस्पतिक नाम, उसके कुल का नाम, उसका उत्पत्ति केंद्र, फिर वही खेत की तैयारी, बीज और बीज उपचार वगैरह, ये सारे बिंदु तो वही हैं, इसको अपन देखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। हैव ए नाइस डे। Thank you very much for being with me. Please be attentive with your lesson, and every day whatever you are getting through this virtual class or through your notes, उसको आप अपनी कॉपी में उतारिए, समझिए, याद कीजिए। जो प्रॉब्लम्स है उसको अलग से लिख के रहिए, और 21 तारीख से आप आओगे वो हमारे से उससे आप चर्चा कीजिए। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।